नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास है। लेकिन इस बीच एक साल पूरा हो चुका है कार्यकाल का। तो सबसे पहले आशीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। इस पूरे एक साल का आकलन आप कैसे करेंगे? देखिए, ये एक साल दिल्ली में रीडिफाइनिंग गवर्नेंस का साल था। वी हैव रीडिफाइंड द गवर्नेंस इन दिल्ली। और इस एक साल में फैसले लिए गए, कठोर फैसले लिए गए, परिवर्तनकारी युगांतकारी फैसले लिए गए और बिना भ्रष्टाचार, एक भी भ्रष्टाचार का दाग सरकार के ऊपर, एक भी भ्रष्टाचार की टिप्पणी सरकार के ऊपर नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के विजन, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट वाले विजन को पूरा करने वाला एक साल रहा है। तो आज हम एक स्कूल में मौजूद हैं और मैं आशीष जी से ही जानना चाहूंगी, स्कूल का चुनाव किस वजह से, और इसी स्कूल का ये कोई खास इसके पीछे कारण है? देखिए, बहुत सालों तक खुद के गाल बजा बजा के वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपवाकर शिक्षा क्रांति का दावा किया गया। किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? सिसोदिया जी? मैं पूरे उस कल्ट की ओर इशारा कर रहा हूं, उस पूरे इकोसिस्टम की तरफ इशारा कर रहा हूं जो पिछले 11 साल तक ये कहते रहे। स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में कहीं कोई पैमाने में वो विजन कहीं टिकता नहीं है उनका। दूसरी बात, तो क्या फर्क आया है? मैं बताता हूं। उनके कार्यकाल में और आपके में क्या फर्क आया? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की राजधानी, जो पूरा देश 2047 में विकसित भारत बनने की कल्पना करता है, उसके लिए प्रयासरत है। पूरा देश मोदी जी के साथ उसमें खड़ा है। वहां का शिक्षा मॉडल कैसा होना चाहिए? एसपीएस स्ट्रक्चर। आपने कभी एसपीएस स्ट्रक्चर के बारे में सुना है? थोड़ा डिफाइन करिए। सेमी पक्का स्ट्रक्चर, डिफाइन, छोटा, बड़ी, वही तो मैं कह रहा हूं, बड़ी ग्लॉसी सी टर्म्स देते हैं। एसपीएस स्ट्रक्चर। तो आज मैं भी कई दिन तक सोचता रहा मंत्री बनने के बाद ये क्या होता है, तो पता चला कड़ी टुकड़ी के पुराने जमाने के दिल्ली की देश की राजधानी का बिल्डिंग्स एसपीएस बनेंगी। नंबर 1। नंबर 2, आज जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज जब जमाना है डिजिटल एजुकेशन का, एआई का, तो हमारे स्कूल, हमारे बच्चे उसके लिए इक्विप हैं या नहीं है? शिक्षा मॉडल को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। 11 साल निर्बाध शासन, 11 साल न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में खबरें कि शिक्षा क्रांति, और शिक्षा क्रांति के नाम पर 500-600 टूटे फूटे स्मार्ट बोर्ड्स, वो भी सीएसआर से, कोई बजट स्पेंडिंग नहीं, और गाल बजा बजा के हमने शिक्षा पे इतना खर्च किया, हम पर आरोप लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अब नहीं है? भ्रष्टाचार भी नहीं है। और देखिए, ये डिजिटल तकनीक से शिक्षा है। आज एआई एनेबल्ड एजुकेशन, एआई समिट भी चल रहा है, एआई की बात भी हो रही 9 किलोमीटर है, दूर दुनिया भर में गूंज है, केवल 9 किलोमीटर तो दूर। क्लासरूम्स तक कैसे पहुंचा है एआई? देखिए, मैं फिर कहता हूं, ये गरीब तथाकथित रूप से जिनको कहा जाता है गरीबों के स्कूल है, सरकारी स्कूल, तो जब ये यहां से स्कूलों से निकलकर यूनिवर्सिटी में जाएं तो इनको क्या मिलना चाहिए? ये वहां जाकर स्मार्ट बोर्ड देखकर चकाचौंध में डूब जाए, इनको कंप्यूटर्स ना मिले। हमने जो व्यवस्था की है, आज जो एनईपी कहती है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, आज जो एनईपी कहती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सब सुविधाएं मिल सकती है एआई एनेबल्ड क्लासरूम में। इंटीग्रेट होगा एआई एजुकेशन? देखिए, आज दिल्ली में इस केवल एक साल में दिल्ली में इस 31 मार्च तक ऐसे 7,000 क्लासरूम्स, 7,000 से भी ज्यादा, 7,000 क्लासरूम से ज्यादा क्लासरूम 31 मार्च तक तैयार हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है इस टेक एनेबल्ड एजुकेशन में हम बच्चों को वो एजुकेशन दे पाए। इसका पेन का है भाई? हम बच्चों को वो एजुकेशन दे पाए जिसके माध्यम से बच्चों को वो शिक्षा मिले जिसको लेने के बाद जब वो यहां से निकल कर जाए तो वो ऐसा ना हो दे आर लॉस्ट।
तो हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लासरूम में एआई एनेबल्ड स्मार्ट क्लासरूम में तकनीक के सहारे से उनको पढ़ाया ठीक जाए। है, ये अच्छी बातें लग रही हैं, 7,000 क्लासरूम भी आप बना रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का अभाव है, और आप इस बात से अग्री भी करेंगे। मैं बताता हूं, उसके बारे में भी जवाब देता हूं। देखिए, हमारे इस टेन्योर में हम केवल 7,000 पे रुकने वाले नहीं हैं। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी 21,000 क्लासरूम्स में हम 21,000 क्लासरूम्स में हम स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले हैं। हम हर स्कूल में एक फंक्शनल आईसीटी लैब, ठीक है, हमने 7,000 कंप्यूटर खरीदे। क्लासरूम का उदाहरण हमने देख लिया, लेकिन सर मुझे एक बेसिक बात बताइए, शिक्षकों का अभाव कैसे दूर होगा, और वो शिक्षक कैसे आएंगे जिनको इस तकनीक का पूरा ज्ञान होगा? क्योंकि अभी तो बेसिक ही शिक्षक हम नहीं ला पा रहे हैं। आप तो गांव देहात जाते हैं, आप वहां का भी दौरा करते होंगे, आसपास के इलाकों में भी कहीं, मैं तो गई हूं, मैंने देखा है कि किस तरीके से शिक्षक पढ़ाते हैं जिन्हें बेसिक्स भी नहीं आते हैं। सर, तो एआई तक पहुंचना तो अभी बहुत दूर लग रहा है। हमने इसके लिए बहुत तैयारी की हुई है। हमारे एआई के साथ हम टेक एनेबल्ड एजुकेशन फॉर ऑल। आपने सर इसका कोई सरलीकरण नहीं किया है? मतलब ये थोड़ा सा हाई फाई एडवांस सा नाम लग रहा है, इसका थोड़ा आप दिल्ली के बच्चों को इतना कमजोर मत समझिए। हमारे बच्चे बहुत समझदार और बहुत ट्रेंड है। अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन 75 सीएमसी स्कूल के एक एक टीचर को एआई एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से एआई तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। इस टेंडर को भी इस प्रकार से किया गया है कि ये टेंडर में इसके साथ मैन पावर होगी जो हमारे शिक्षकों को इस स्मार्ट बोर्ड को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का, आप इसकी कल्पना तो ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उसके बाद साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, इस बोर्ड को इस्तेमाल, आप कल्पना करिए रेमेडियल क्लासेस में इसका कितना बड़ा उपयोग होगा। जिन बच्चों को जिन गरीब बच्चे अच्छी जगह ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, अपनी रेमेडियल क्लासेस नहीं ले पाते हैं, एक ही जगह से 500 क्लासरूम में हम उन बच्चों को किसी अच्छे शिक्षक से उनकी रेमेडियल क्लासेस की भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ये दावा तो सिसोदिया जी के समय में भी किया गया कि हम हाईटेक क्लासरूम्स बना रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कूल मैं तो दावा कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो दिखा रहा हूं। आप दिखा रहे हैं, वो दावा कर रहे थे, वो दावा करते हैं, मैं तो दिखा रहा हूं। आपने जब पदभार संभाला, आपको सबसे 5 बेसिक चैलेंज क्या दिखाई दिए दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में? टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक एनेबल्ड एजुकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, बेंचेस और बाकी सुविधाओं का अभाव, लर्निंग आउटकम्स में दिल्ली बहुत पिछड़ी हुई दिखती थी, और जो जिसे मैं कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स की तरफ टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बिल्कुल, मतलब स्पोर्ट्स का बजट घटाकर सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट घटा दिया। स्पोर्ट्स में उन बच्चों को उस तौर प्रोत्साहित करने का काम ही नहीं था। ये बड़े चैलेंजेस थे हमारे सामने। ये स्कूल्स का भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ सरकार का प्रॉब्लम नहीं है सर। कई स्कूल सिर्फ एकेडमिक ओरिएंटेड होते हैं, वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड नहीं है। और ये आप तमाम अगर अभिभावकों के बीच जाएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि वहां पर स्पोर्ट्स पीरियड तो होता है, लेकिन उस 0 पीरियड में भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक साइकी की भी प्रॉब्लम है, ये स्कूल्स की भी प्रॉब्लम है, और ये सरकार की भी प्रॉब्लम है। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है ना, स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम डेवलप करना, स्पोर्ट्स के लिए वातावरण डेवलप करना। हमने किया ना, स्पोर्ट्स का बजट हमने बढ़ाया। हमने स्पोर्ट्स के बजट के साथ साथ आज खेल महाकुंभ चल रहा है, 25,000 खिलाड़ियों को खेलने का मौका दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देश में सबसे ज्यादा मेडल जीतने पर इनाम दिल्ली में मिल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली अपने स्पोर्ट्समैन को नौकरी देने की ओर बढ़ रही है। ऐसे अनेक प्रयास हमने किए। लेकिन सर वो बैलेंस कैसे आए? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है अगर आप शिक्षा पे फोकस करेंगे तो स्पोर्ट्स पीछे रह जाएगा, स्पोर्ट्स पर फोकस करेंगे तो शिक्षा पीछे रह जाएगी, ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। अब वो बैलेंसिंग कैसे आए? क्योंकि वो आपके स्कूल एनवायरनमेंट उसमें होमोजीनियस नहीं है। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है, स्पोर्ट्स अपने आप में
कभी पीछे नहीं करता है। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन बढ़ाता है, स्पोर्ट्स लोगों को, बच्चों को टीम स्पिरिट देता है। हारने पर, जीतने पर, अपने प्रतिद्वंदी को स्वीकार करने पर, जीतने पर अपने प्रतिद्वंदी को सम्मान देने के, ये सब चीजें स्पोर्ट्स सिखाता है। इसी से आदमी सीखता है। और जो मैं आपसे बिल्डिंग की बात कर रहा था, ये बिल्डिंग अपने आप में किसी भी तथाकथित बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल और ऐसी अन्य क्या बिल्डिंग, स्कूल्स में भी ग्रेडिंग है, ग्रेड नहीं सिस्टम अभी है? ग्रेडिंग नहीं है, मगर क्या ये लाना चाहिए? इज इट इम्पोर्टेंट? अभी इस पर थोड़ा और विचार होना चाहिए। ये जो ग्रेडिंग कॉलेजेस में, स्कूल्स में अलग अलग जगह पर चल रही है, मगर मैं इस पर थोड़ा और विचार करके सोचकर बात करना चाहता हूँ। आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये हमारे सीएम श्री स्कूल में, हाँ, ये CWSN बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए किस प्रकार से ये 2 हमारे इस प्रकार के रूम्स हैं। सीएम श्री स्कूल जिन 8 पिलर्स पर है, उसमें से एक बड़ा पिलर है ये। उन बच्चों को अवसर देने का, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका देने का। तो ऐसा कितने स्कूल्स में अभी तक अभी सभी सीएम श्री स्कूल में है। सीएम श्री स्कूल कंसोलिडेट करते करते दिल्ली के हर स्कूल में ये सुविधाएं होंगी। हमारा शिक्षा मॉडल राउज एवेन्यू और पड़पड़गंज के बीच में नहीं रहेगा, वो दिल्ली के हर कोने में मिलेगा। तो शिक्षा की बात हो गई आशीष सूद जी से, लेकिन अब बात करेंगे पावर की, क्योंकि पावर भी इनके अंडर आता है। आशीष जी, पावर के क्षेत्र में, यानी कि दिल्ली वालों को बिजली की आपूर्ति ठीक तरीके से हो, उस क्षेत्र में क्या कदम? देखिए, मैं बार बार ये बात बताता हूं और आंकड़े भी बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कैपिटल स्पेंडिंग में पिछली सरकार केवल अनसीन एनिमीज के नाते केंद्र सरकार और एलजी पर दोष देती थी। ना तो बिजली के नेटवर्क को मजबूत किया गया और ना ही उसमें नए इनोवेटिव टेक्निक्स को लाया गया। दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, पीक डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये पीछे ये क्या देख पा रहे हैं? ये एक 33 केवीए का ग्रिड है। इस ग्रिड से यहाँ के किलोकरी के 1 लाख लोगों को बिजली मिलती है। अब ये आपके इधर राइट और लेफ्ट में ये बहुत बड़े बड़े जो कंटेनर हैं, ये देश का पहला और साउथ एशिया का सबसे बड़ा बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। और ये तो हमने अप्रैल में इसका लोकार्पित कर दिया था। आने वाले पिछले साल, हाँ, तो इस साल और अब आने वाले समय में ऐसे 8 और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दिल्ली के अलग अलग कोनों में बनाए जा रहे हैं। इसका काम क्या है? इस हर कंटेनर में बड़ी बड़ी बैटरीज हैं। ग्रिड से कितने कंटेनर्स हैं? ऐसे 3 क्लस्टर में 12 कंटेनर है। ये बैटरी पासपोर्ट लिखा, इस बैटरी की स्थिति क्या है, कितनी चार्ज है, कितनी चार्ज नहीं है, इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। इन बैटरी में दिन के समय सोलर की जो बिजली ली जाती है, इन बैटरीज को चार्ज करके लिए रख लेते हैं। दिन में 2 बार, अब जब गर्मी आती है तो दिन में 2 बार पीक आता है, दोपहर की गर्मी के समय और रात के समय। तो दिन में 2 बार इसको डिस्चार्ज किया जाता है। इसके डिस्चार्ज करने का फायदा क्या है? एक, बत्ती जाने पर जनता को इसका लाभ मिलता है। एक तरीके से ये 1 लाख लोगों का एक इन्वर्टर है एक तरीके से। और ऐसे कितने हैं दिल्ली? ऐसे अभी 1 ये बन गया, 8 की अनुमति देकर हम 8 और बनाने जा रहे हैं। 1 बन गया है, ऐसे 8 और बनेंगे। इससे 20 मेगावाट लोड। रिक्वायरमेंट 8 की है या जितना हमें जगह और पैसा, देखिए ये जब से रेगुलेटर्स आए हैं तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है घूम फिर के जनता के पास जाता है। तो अब पावर कट्स का सामना नहीं करेंगे दिल्ली वाले? पावर कट का सामना नहीं करेंगे। और इसमें इस 20 मेगावाट का फायदा क्या होता है? जब हमने इसमें से बैटरी से जनता को बिजली देनी शुरू कर दी तो हमारे ग्रिड पर लोड कम हो जाता है, हमारी लाइंस पर, ट्रांसमिशन लाइंस पर लोड कम हो जाता है, तो हमारे नेटवर्क की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे नेटवर्क की रिलायबिलिटी यानी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए कम हो जाता है, जनता के पैसे की बचत होती है, जनता के ऊपर टैरिफ की बचत होगी। आने वाले समय में जब 8 और हो जाएंगे तो बड़े पैमाने पर हमारा नेटवर्क का लोड कम होगा और इन बैटरी स्टोरेज सिस्टम के कारण हमारी पावर की रिलायबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो खपत कितनी है और आपूर्ति कितनी हो पा रही है? दिल्ली में गैप कितना है? अगर थोड़ा बिजली की अवेलेबिलिटी में गैप नहीं है, मगर
गर्मियों में थोड़ा ज्यादा मौसम बढ़ जाती है और सर्दियों में थोड़ी कम रहती है। पिछली बार 86। तो आप अगर दिल्ली वालों को एक सपना दिखाएं कि हम मुंबई जैसे हो जाएंगे जहां 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती है, तो वो सपना कब तक पूरा होगा? देखिए, इस साल ही उसका बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़े पैमाने पर हमने दिल्ली का पावर मास्टर प्लान अपने डिपार्टमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने बनाया है 1 साल के लो हैंगिंग फ्रूट्स को अचीव करने का इस गर्मी तक, और अगले 3 साल में बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 28-29 दिल्ली के सभी लाइंस को, सभी पावर ट्रांसफॉर्मर्स को आदि को बदल कर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी कालकाजी में जमीन के नीचे दिल्ली में पावर की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए दिक्कत तो यही है ना कि जगह नहीं है, कॉलोनीज बस्ती चली जा गई। अब वहां पे कॉलोनी बस्ती जा रही है, तो बिजली की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर लगाने, लाइनें बढ़ानी है। तो अब हमने जमीन के नीचे जाकर भी, जमीन के नीचे भी ट्रांसफार्मर लगाया और पावर। तो वो इससे अलग दिखता है। आपको लेके चलेंगे, जमीन के नीचे उतरना पड़ेगा बेसमेंट में। मैं आपसे 2-3 बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ। पीतमपुरा की जो घटना हुई, जिसमें आपने एक्शन भी लिया त्वरित और कई ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई भी की, अगर वो मामला मीडिया में इतना ना दिखाया जाता तो क्या सर वैसी ही कार्रवाई होती जैसे उस दिन हुई थी? नहीं, देखिए, हम अपने उसमें लूप होल्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए आपने क्या स्टेप्स उठाए हैं? देखिए, मेरा मानना यह है, हम अपनी साइट्स पर, हमारी साइट्स पर और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। वर्क कल्चर को सुधारना और उसमें उन चीजों को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना। सर उसमें वो प्रोटेक्टिव वो ही नहीं लगा हुआ था, कोई साइनेज या कोई वो हरा जो आपका एक नेट सा होता है, वो कोई गड्ढा खुला हुआ है। वो जल बोर्ड की घटना है। जल बोर्ड की या कुछ डीडीए या जल बोर्ड काम कर रहा था, और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पे हम बहुत चिंतित हैं। हमने इसके लिए और कठोरता से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने निर्देश दिए, और वी आर वेरी वॉचफुल अबाउट इट। लेकिन एक और जो बड़ा मुद्दा दिल्ली में वो है स्लम्स को लेकर, और अगर स्लम्स को आप हटाते हैं, आपने ये बात भी कही अपने वक्तव्य में कही है, तो उनके रिहैब के लिए क्या प्लान है? देखिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए इन सीटू रिहैबिलिटेशन होगा, जहां झुग्गी वहां मकान। अभी दिल्ली में बहुत सारे मकान पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो बने थे उनको लिया ही नहीं, उनको ठीक करके उनको अपनी जगह लोगों को अलॉट करना। हम अपनी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स को रिहैब करने के लिए जो हमारी पॉलिसी है, वर्षों पुरानी है, उसमें सभी लोगों को एकोमोडेट करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, उस पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के साथ हमारी सरकार चर्चा में है। मैं और मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र सरकार से बातचीत करते हुए इसका समाधान करना के प्रयास में लगे हूं। और एक बात मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक भी झुग्गी, एक भी गरीब व्यक्ति को बेघर नहीं किया जाएगा जब तक उसी जगह पर उसके मकान की व्यवस्था ना हो। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। हमने 1000 करोड़ से ज्यादा उन झुग्गी झोपड़ियों के में रहने वाले बहनों और भाइयों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए खर्चे हैं। पिछली सरकार तो 31 मार्च को 12 बजे से 1 घंटा पहले बजट अलॉट करती थी, और ताकि वो खर्च भी ना हो पाए। हमने इस प्रकार की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी को भी बेघर नहीं। तो वो स्थिति नहीं दिखेगी कि जब यमुना में उफान आता है तो कई सारी जो स्लम्स वहां पर जो अवैध कॉलोनियां हैं वो पूरी पानी में डूब जाती हैं। बहुत जल्दी आपको याद होगा, एक हमारे रिपोर्टर ने एक जगह की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर पूरा सीवेज का पानी कॉलोनियों के अंदर आता है। अब वो जो है वो एक जगह का हाल है, लेकिन हम पिछले 11 साल की लीगेसी, 27 साल की लीगेसी की समस्याओं को झेल रहे हैं, और हम उस पर बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। और मैं आपसे, मीडिया जगत से और जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को सुधार करने में एक लंबा समय लगता है, और उस समय को थोड़ा सरकार को अलाउ करना पड़ेगा। बजट लाना, टेंडर लगाना, काम को एग्जीक्यूट करना, आजकल CAQM के बंदिशों के बाद थोड़ा समय लगता है,
मगर हम सही दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए लगे हुए हैं। जिस तरह का ये अत्याधुनिक है, आप देखिए ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा जी, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। साउथ एशिया's largest 20 megawatt स्टैंड अलोन यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी। तो ये नवाचार है। दीज आर ऑल न्यू initiatives which are taken in the field of infrastructure, whether that be road construction, whether that be power sector. चलते चलते आपसे एक सवाल, कौन सी मिनिस्ट्री ज्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए? एजुकेशन, पावर? जनता की सेवा करना तो अपने आप में नहीं, लेकिन होता है ना सर कि एक आपके लिए होता है कि ये वाला बच्चा ज्यादा डिफिकल्ट है, तो 3 बच्चों में से अगर आपको चुनाव करना हो, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? हूँ कि हमारे सरकार के सामने पिछले सालों के नॉन फंक्शनल गवर्नमेंट्स के चलते गवर्नेंस को रिस्ट्रक्चर करने की बड़ी चुनौती है। इसलिए जनता की सेवा, जनता की अपेक्षाएं अपने आप में चुनौती है ही। उसको पूरा करने में हम बहुत गंभीरता से मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी चीजें ठीक कर पाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। ये थे आशीष सूद जी जो बेबाकी से कई सवालों का जवाब दे रहे थे। हालांकि पिछली सरकार के मुकाबले अब इस साल जो सरकार ने 1 वर्ष तक काम किया है, आगे उनकी क्या योजनाएं हैं, इस पर मुख्य रूप से अपनी बात रख रहे थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।